डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से। आप लोग से शिकायत एक बात ये है कि आप लोग वीडियो हमारा देखते नहीं हैं या फिर समझ में नहीं आता, या फिर क्या बात है कि आप लोग ना तो कमेंट भी करते हैं और ना लाइक भी करते हैं। भाई क्या बात हो गई, क्या कुछ हुआ, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो हमारा गड़बड़ है या फिर क्या है। आप लोग भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हो। तो अगर जैसा भी आपको लग रहा है, अगर समझ नहीं आ रहा है या फिर अच्छी क्वालिटी नहीं जा रही या फिर और कोई समस्या हो रही, तो कृपया उसे हमें बताएं। अगर बताएंगे तभी तो हम जानेंगे, हम अपनी कमियों को दूर तभी कर पाएंगे, अन्यथा फिर ऐसे ही कब तक चलेगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार थोड़ा सा जो भी कमी हो रही है उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करें, हमें बताएं कमेंट सेक्शन में या फिर कैसे भी करके ज़रूर बताएं। हम उसे पूरी तरह से कोशिश करेंगे दूर करने की। और रही बात अगर डिटेल आपको समझ नहीं आ पा रहा है, तो हम तो जानते हैं कि जेई या फिर डिप्लोमा जो भी है, इन सब में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना डिटेल तो पूछा नहीं जाता कभी भी। बस वही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कैसे मतलब कोई चीज़ कैसे हुई ये चीज़ नहीं पूछा जाता कि बस उसके बारे में ये क्या है वही चीज़ बता दीजिए, मतलब वन लाइनर एक तरीके से। तो हमने क्या सोचा कि वन लाइनर आपको बताया जाए, उसके साथ में वन लाइनर कैसे मतलब ये क्रिएट हुआ, कहाँ से कैसे बना, वो सारी चीज़ें अगर डिटेल में बताए तो थोड़ा सा कहानी के रूप में बन जाएगी और वो शायद आपके माइंड में जल्दी सेट हो जाए। लेकिन शायद ऐसा करने से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो अब हम अपना थोड़ा ट्रैक चेंज करते हैं। ट्रैक यही चेंज करेंगे कि अब भैया हम केवल वन लाइनर ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि शायद आपकी डिमांड भी यही हो सकती है कि हमारे एग्जाम से जो हमें मतलब पॉइंट रिलेटेड है बस वही हमें बता दिया जाए, फालतू की बातें ना करी जाए। तो ठीक है, हम आपकी बार वही बताते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बस उतना बात करेंगे, बाकी की बातें नहीं करेंगे। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो में कमी हो रही है उसको बताएं, ठीक है। तो आइए, अब हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में, पढ़े थे हार्ट साउंड भी हो गई, हार्ट बीट भी हो गई है। तो अब उसी के आगे हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। एक बार हम फिर से हार्ट साउंड पढ़ लेते हैं, क्या होती है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड क्या होती है भैया कि जब हमारा हृदय पंप करता है तो जब वाल्व खुलते हैं तो वाल्व से कोई खुलने से कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन जब हमारा वाल्व बंद होता है तो वहाँ से आवाज़ें आती हैं। बस वही आवाज़ ही हार्ट साउंड होती है। अब कारण ये है, कारण तो बताएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमने कसम खा ली कि कारण आपको नहीं बताना है। देखिए, हाँ, हार्ट साउंड अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट साउंड कैसे आती है तो आपको बताना है कि वाल्व बंद होने के कारण, वाल्वों के बंद होने से हार्ट साउंड जनरेट होती है। क्या? हार्ट साउंड जनरेट होती है, ठीक है। हार्ट साउंड उत्पन्न होती है या फिर जनरेट होती है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट इसके बारे में हमें क्या लिखना है कि हार्ट साउंड क्या होती है, कैसी होती है हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड होती है लब डब, ठीक है। लब या फिर इसी को लब भी कहते हैं, लब डब। और उसके बाद दूसरी है डब, ठीक है। डब या डब, डब या डब। देखिए, लब इसको आप कहेंगे लब या फिर लब, लब या लब, और उसके बाद डब या डब, ठीक है। लब या लब, फिर डब या डब, लब डब या लब डब, ऐसे ही आवाज निकलती। मतलब ये क्या है, ये हमारी हार्ट साउंड है, ठीक है। ये क्या है? हार्ट साउंड है, हार्ट साउंड। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि लब की आवाज या लब की आवाज कब आती है, डब या डब की आवाज कब आती है। तो अब लिखेंगे कि ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने के कारण से, किसके? ट्राइकस्पिड वाल्व के, ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होने से, वाल्व के बंद होने से लब या फिर लब की आवाज आती है, ठीक है। लब या लब की साउंड होती है, साउंड आती है। क्या समझे कि जब ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होगा तभी जाकर के लब या लब की आवाज आएगी। फिर उसके बाद डब की आवाज कब आएगी? तो जब आपका बाइकस्पिड वाल्व बंद होगा। क्या? बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से डब या फिर डब की आवाज आती है, ठीक है। डब या डब की आवाज आती है। उसके बाद एक और आवाज आती है, मर 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 की आवाज आती है। कब? ये मर फिर मर, मर मर की आवाज, लिखिए मर मर की आवाज, मर मर की आवाज अस्वस्थ व्यक्ति के हृदय से आती है। किससे? अस्वस्थ, 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 अस्वस्थ व्यक्ति के हृदय के
पंप करने से आती है। ठीक है, हृदय की पंप करने से आती है, पंप करने से आती है। क्या समझे? भर भर की आवाज कब आएगी? जब आपका शरीर अस्वस्थ है, आप परेशान है, आप कोई तकलीफ में है, तब आपके हार्ट से जो साउंड निकलेगी वो कैसी मर मर की साउंड निकलेगी। अब अभी जब आप साउंड या फिर डॉक्टर के पास जाओगे, परेशानी में है या फिर तकलीफ है कोई आपकी, मान लेते हैं कि कुछ भी हुआ आपको शरीर में, तो आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर एक मशीन लगाता है, उस मशीन का नाम क्या होता है? लिखेंगे यहाँ पर स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप द्वारा हार्ट साउंड पता की जाती है। ठीक है, हार्ट साउंड पता की जाती है, पता की जाती है मतलब सुनी जाती है। किस मशीन के द्वारा? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कैसा होता है? तो हम कहेंगे कि ऐसी कुछ एक मशीन होती है, मतलब जो कान में लगाकर ऐसे, मतलब ये समझ लीजिए कि जो डॉक्टर लोग ऐसे रखे रहते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसी कुछ मशीन लगी होती है, तो यहाँ पर जा करके आपकी ये पीठ पर लगा करके फिर सुनते हैं। ठीक है, वैसे कुछ मशीन आपको सुनाई देगी, मतलब वहाँ से हार्ट की साउंड सुनाई देती है, उसी को कहा जाता है हार्ट स्टेथोस्कोप। तो ये तो था कुछ पॉइंट हार्ट साउंड से संबंधित, लेकिन आगे पॉइंट क्या है कि हार्ट बीट। देखिए, अब एक हार्ट बीट के बारे में भी हमने बता दिया है, लेकिन यहाँ पर अगला पॉइंट पूछा जा सकता है कि पल्स क्या होती है। पल्स का मतलब नब्ज, नब्ज क्या होती है। ठीक है, तो नब्ज भी देख लीजिए, एक हेडिंग बनाएंगे पल्स, पल्स या फिर नब्ज। नब्ज क्या होती है? नब्ज का मतलब नाड़ी, क्या बोलते हैं? नाड़ी। अब जब कभी आपको कोई तकलीफ होती है, आपका जब हार्ट ज्यादा पंप करने लगता है, या फिर कोई और तकलीफ होती है, तो क्या डॉक्टर लोग, या फिर पहले जमाने में जब डॉक्टर्स नहीं थे, तो क्या आपकी नाड़ी देख करके, क्या नाड़ी ऐसे चेक करते थे? यही ना होती है नाड़ी, यहाँ पर हाथ में होती है। तो नाड़ी का मतलब यहाँ पर हम कहेंगे कि धमनी। क्या है? धमनी। अब ये धमनी क्या है कि ये एक ब्लड वेसल्स है। क्या है? ये रुधिर वाहिका है। क्या है? रुधिर वाहिका, रुधिर वाहिका। लेकिन अब इसका नाम नब्ज क्यों रखा गया? ये इसलिए कि जब हमारा हृदय पंप करता है, तो जब रुधिर पंप किया, जैसे ही ब्लड ने या फिर हृदय ने ब्लड पंप किया, तो हमारे धमनियों में बहुत तेजी से रक्त जाता है। जैसे पंप किया तो बहुत तेजी से रक्त जाएगा, तो आप समझेंगे कि मान लेते हैं ये हमारी क्या है, ये पल्स है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से ब्लड को पंप किया गया, तो ये बहुत तेजी से जाएगा। अब वो तेज गति कितनी होगी? तो 120 mm मान लेते हैं एच जी के। ठीक है, mmHg। अब ये mmHg क्या है? वही आपकी हम कहेंगे हार्ट बीट ही से रिलेटेड होती है। और उसके बाद ये mmHg क्या है? ये ब्लड प्रेशर है। समझ लीजिए क्या कि ये ब्लड प्रेशर है। इसी गति से क्या ये नाड़ियों में ब्लड जो होता है वो बहता है। अब जैसे ही ये तेजी से गया, तो ये धमनी क्या होती है? धमनी एकाएक फट से फूल जाती है। लेकिन अब जैसे ही यहाँ से एक बार ब्लड चला गया, तो क्या होगा? ब्लड तो गया, लेकिन अब दूसरी बार जब नहीं आ रहा है, तो ये नाड़ी अपने आप सिकुड़ जाती है। मतलब ये सिकुड़ती फैलती रहती है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ऐसे आपके हाथ में लगाएंगे और देखेंगे, ऐसे मतलब चेक कर लेंगे कि आपकी हार्ट बीट कैसे चल रही है, या फिर पल्स कैसे चल रही है। मतलब एक सामान्य गति से चल रही है, या फिर ज़्यादा हो गई है, या फिर बहुत स्लो चल रही है। या फिर ऐसा टाइमर लगा लेंगे अपनी मोबाइल में टाइमर लगा लेंगे। वो चेक करेंगे कि 1 मिनट में आपकी पल्स रेट क्या है, 1 मिनट में आपकी पल्स रेट क्या है। तो यही धमनी में लगातार धमनी कितनी बार फूलती है, सिकुड़ती है, इससे ये पता लगाया जाता है कि हार्ट जो है कितनी बार पंप कर रहा है। कि अगर 1 मिनट में 60 से या फिर कहेंगे 65 से 70 बार अगर वो पंप कर देता है, तो आपको डॉक्टर क्या समझेगा कि आपका शरीर नॉर्मल है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर वो कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये पल्स क्या है? अब हमने कहा कि ये धमनी हो गया। अब लेकिन धमनियां जो होती है हमारे शरीर में बहुत गहराई में होती हैं। कारण क्या है कि एक हाथ की धमनी है, हाथ की जो धमनी है ये हमारी भुजाओं की, वो हाथ में एकदम मतलब चमड़ी के जस्ट नीचे ही उपस्थित होती है। इसीलिए डॉक्टर लोग यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ कहीं नहीं पकड़ लेते, या फिर अंगुलियों को क्यों नहीं टच कर लेते? कारण यही है कि ये हाथ की जो धमनी है ये कलाई वाली, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर धमनी बहुत ही ऊपर उपस्थित है। इसीलिए इसको टच करके क्या डायरेक्ट मतलब डॉक्टर लोग बता देते हैं कि क्या होता है, हार्ट बीट कितनी हो रही है, 1 मिनट में कितनी बार हो रही है। इससे रोगी का पता मतलब व्यक्ति का पता कर लेते हैं वो स्वस्थ है या अस्वस्थ। ठीक है, तो पल्स रेट आप समझ गए क्या होगी। अब उसके बाद अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हम कहेंगे ब्लड प्रेशर।
ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर कहेंगे रक्तदाब, रक्तदाब। अब ये रक्तदाब क्या होता है भैया? जैसे ही मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, एक धमनी है, ठीक है, धमनी है। अब जैसे ही मतलब हृदय ने ब्लड को पंप किया तो इन धमनियों की दीवार पर बहुत तेजी से प्रेशर लगाता हुआ जो ब्लड होता है वो आगे बढ़ता है, बहुत तेजी से प्रेशर लगाता हुआ क्या करता है, ब्लड आगे बढ़ता है। तो ब्लड के द्वारा जो धमनियों की सिराओं पर या फिर सिराओं नहीं, धमनियों की भुजाओं पर ऐसे कहेंगे या फिर धमनियों की दीवारों पर जो भी प्रेशर लगाया जा रहा है वही प्रेशर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। समझे क्या बात को कि ब्लड के द्वारा धमनी की दीवारों पर जो भी प्रेशर लगाया जाता है वही क्या कहलाता है, वही ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब क्या होता है कि अधिकतम ब्लड प्रेशर कितना होता है और फिर उसके बाद न्यूनतम कितना होता है, लेकिन उसके बाद हम मतलब उसे बाद में बात करते हैं। तो ब्लड प्रेशर नापने की एक मशीन होती है, ब्लड प्रेशर नापने की एक मशीन होती है, उसको नाम क्या देते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर। लिखेंगे स्फेग्नोमैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा बीपी समझे क्या, ब्लड प्रेशर मापा जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। अब ये बीपी तो शायद सभी ने मपवाई होगी, कैसा मशीन होती है, तो हम कहेंगे कि ऐसा कुछ, और ये एक हवा भरने वाला गुब्बारा जैसा संरचना होती है, देख लेते हैं कि ऐसी कुछ संरचना मान लेते हैं कि ये संरचना, उसके बाद यहाँ पर एक मीटर लगा होता है, फिर उसके बाद मान लेते हैं कि ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, उसके बाद यहाँ पर एक पट्टी होती है, ये पट्टी इसी में बांध देंगे और उसके बाद क्या होता है, इस प्रेशर के द्वारा ये पट्टी जा करके ये यहाँ से जुड़ी होती है। अब यहाँ से हम हवा भरते हैं तो यहाँ पर ये डायलर रहता है, ये क्या डायलर, ये डायलर में ये एक मतलब इंडिकेटर लगा होता है, वो इंडिकेटर चढ़ता है तो वो बताता है कि धमनी में या फिर सिराओं में ब्लड का प्रेशर कैसा चल रहा है, ठीक है। तो ये स्फेग्नोमैनोमीटर की कुछ ऐसी मशीन होती है, आपने देखा होगा डॉक्टर के यहाँ, तो स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा बीपी की माप की जाती है। तो अब लिखेंगे अधिकतम की बात नहीं है क्या, एक सिस्टोलिक होती है, एक डायस्टोलिक होती है। लिखेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm Hg होता है। देखिए पहले सिस्टोलिक आएगा फिर डायस्टोलिक आता है, ठीक है, समझे क्या, पहले सिस्टोलिक को हम कहेंगे यहाँ पर प्रकुंचन, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकुंचन, हिंदी में प्रकुंचन मतलब क्या कि जब हमारे हार्ट ने ब्लड को पंप कर दिया, मतलब क्या कि यहाँ से ये ब्लड क्या हुआ, धमनियों के अंदर तेजी से गया, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को सिस्टोलिक कहा जाता है या प्रकुंचन कहा जाता है, प्रकुंचन दाब भी कह सकते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर या फिर प्रकुंचन दाब, ठीक है। ये क्या है, प्रकुंचन दाब कब हुआ कि जब हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप कर दिया गया और वही ब्लड कहाँ पर चला गया, तेजी से प्रेशर के साथ धमनियों से टकराता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसी को सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। तो सिस्टोलिक प्रेशर अधिकतम कितना होना चाहिए, ये 1200 नहीं सॉरी 120 mm Hg के होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि 80 mm Hg के होना चाहिए। अब ये क्या है, ये अनुशीतलन दाब है, क्या अनुशीतलन दाब, ये क्या है, अनुशीतलन दाब का मतलब कि जब हमारा हार्ट एक बार पंप कर दिया है तो वो ब्लड क्या बहुत तेजी से गया, लेकिन जिस स्थिति में हार्ट हमारा ब्लड को पंप नहीं करता है तो ये धमनी क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं, तो इनमें जो ब्लड की गति होती है वो कम हो जाती है। जब जो ब्लड की गति होती है वो कम हो जाती है, उसी कम गति को ही क्या कहा जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। मतलब कम प्रेशर लगाया जाएगा ब्लड के द्वारा धमनियों की दीवारों पर तो भाई वो उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी, ठीक है। तो अधिकतम या फिर कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर का जो अधिकतम मान होता है वो 80 mm Hg होना चाहिए और फिर उसके बाद सिस्टोलिक प्रेशर का जो अधिकतम मान होना चाहिए वो 120 mm Hg होना चाहिए। अब ध्यान रहे, इसको आप उल्टा मत कर देना, नहीं तो आप क्वेश्चन तुरंत गलत करके आ जाओगे। 80 ऐसे आपको ऑप्शन में मिलेगा क्या कि मनुष्य का या फिर एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो ऐसे मिलेगा 120/80 mm Hg के, फिर उसके बाद ऐसे भी मिल सकता है 80/120 mm Hg के। तो यहाँ पर ध्यान रहे, आपको ध्यान रहे ये बात का
कि 120 बटे पहले सिस्टोलिक प्रेशर आता है, फिर उसके बाद डायस्टोलिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि जब ब्लड के द्वारा हार्ट के द्वारा जब एक बार ब्लड पंप किया जाएगा तब अधिकतम लिया जाता है, उसके बाद फिर न्यूनतम लेंगे। ठीक है, तो आप क्या सही करोगे, पहले सिस्टोलिक उसके बाद डायस्टोलिक। ऐसा मत कर देना कि पहले डायस्टोलिक कर देना फिर सिस्टोलिक, वो आपकी गलती हो जाएगी। जानते हुए भी आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे तो ये बात गलत होगी। आपको क्या करना है, पहले सिस्टोलिक प्रेशर लेना है, उसके बाद डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर अधिकतम 120, डायस्टोलिक प्रेशर मतलब न्यूनतम कितना 80। तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आ जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे बनाता है, क्या क्वेश्चन बनाता है यहाँ पर, Hg का मतलब क्या है, Hg का मतलब क्या है कि ये पूछेगा कि ये डायस्टोलिक या फिर ब्लड प्रेशर में Hg का अर्थ क्या होता है, ब्लड प्रेशर में Hg का अर्थ क्या होता है। तो आपको बताना होगा कि Hg का मतलब क्या है, Hg का मतलब मरकरी होता है। क्या? मरकरी। ठीक है, Hg का मतलब मरकरी। अब ये मरकरी क्या है, तो हम कहेंगे मरकरी एक तरह की एक ऐसी धातु है जो सामान्य टेम्परेचर पर किस अवस्था में रहती है, तो सामान्य टेम्परेचर पर एक मतलब तरल अवस्था में रहती है, गुलित अवस्था में रहती है। इसीलिए इस मरकरी का प्रयोग इस स्फेग्नोमैनोमीटर पे किया जाता है। किस में किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर में किया जाता है। और यही स्फेग्नोमैनोमीटर ऐसी मशीन है जिसको द्वारा क्या बीपी को मापा जाता है। तो ठीक है, Hg का मतलब भी बता देंगे क्या है, Hg का मतलब मरकरी होता है। ऐसा कुछ मत नहीं कर देंगे कि ब्लड प्रेशर है या फिर हीमोग्लोबिन है या फिर और कुछ है, तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टोलिक प्रेशर, उसके बाद डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये बात होगी। अब उसके बाद अगली बात किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपने ये भी देख लिया। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बाद कुछ और पॉइंट है जो इसमें छूटा है। हाँ, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड वेसल्स देखिए, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, रक्तवाहिकाएं। रक्तवाहिकाएं रक्तवाहिकाएं क्या होती हैं, रक्तवाहिकाएं क्या होती हैं, जिसमें ब्लड बहता है, जिसमें रक्त क्या होता है, बहता है। भाई ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का सिस्टम है, जो ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम है, डबल ब्लड सर्कुलेशन है या फिर क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है। क्लोज का मतलब कि जो ब्लड बहता है वो नाड़ियों में बहता है या फिर धमनियों में बहता है, शिराओं में बहता है, केशिकाओं में बहता है। तो आपको यहाँ पर क्या कहना है, वही वाहिकाएं ही केशिकाएं होती हैं या फिर धमनियां होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लड बहता है वो केशिकाओं शिराओं में बहता है, मतलब एक खुली पाइप में बहता है, उसी को क्या कहा जाता है, ब्लड वाहिकाएं कहा जाता है। ठीक है, अब ये ब्लड वाहिकाएं कितनी होती है, तो हम कहेंगे 3 होती हैं। यहाँ पर सबका नाम इंपॉर्टेंट है और ये बात ब्लड वेसल्स क्या होती है तो आप खुद ही जान जाओगे। इतना तो हमने बता दिया कि जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो ये ब्लड वाहिकाएं कितनी होती है, ब्लड वेसल्स कितनी होती है, तो 3 होती है। एक का नाम क्या है, एक का नाम धमनी है, एक का नाम धमनी है, दूसरी का नाम शिरा है और तीसरी का नाम है केशिका। ठीक है, तीसरी का नाम क्या है, केशिका। ठीक है, एक धमनी, दूसरा शिरा और तीसरी क्या है, तीसरी केशिका होती है। धमनी को अर्टरी कहा जाता है, अर्टरी। फिर उसके बाद शिरा को वेन, VEIN। उसके बाद केशिका, केशिका का मतलब इसको हम कहेंगे कैपिलरी। लिखिए, क्या कहेंगे, कैपिलरी। ठीक है, ये 3 होती हैं, 3 ब्लड वेसल्स होती हैं। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा जाता है, सब में अंतर पूछा जा सकता है। कैपिलरी हमारे ब्लड वेसल्स की बहुत ही छोटी छोटी मतलब शिराएं होती हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हमें क्या पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है, धमनी तथा शिरा में अंतर पूछा जाएगा। आपको क्या बताना है, धमनी तथा शिरा में क्या अंतर। तो एक तरफ लिखिए धमनी और दूसरी तरफ लिखिए शिरा। एक तरफ लिखेंगे धमनी और दूसरी तरफ लिखेंगे शिरा। धमनियां क्या होती हैं, धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। कौन सा रुधिर, शुद्ध रुधिर बहता है, हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। तब उसका मतलब यहाँ पर शिराओं में कैसा रुधिर बहेगा, शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। शिराओं में कैसा रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है, शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, क्या समझे, धमनियों में शुद्ध रुधिर, शिराओं में अशुद्ध रुधिर। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, अपवाद को मत भूलिए, अपवाद ही बार बार आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फुफ्फुस धमनी। कौन सी धमनी, फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो लिखेंगे फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर बहता है। फुफ्फुस धमनी को कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर लिखने ला, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, तो आपको क्या बताना है, फुफ्फुस धमनी।
फुफ्फुस धमनी कनेक्ट कहाँ से होती है, तो ये सारी चीजें हमने बताई है। ये फुफ्फुस धमनी जो हमारी कनेक्ट होती है ये हार्ट के दाएं नीले से और उसके बाद फिर कहाँ से, फेफड़े से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो इसमें कैसा रुधिर बहेगा, अशुद्ध रुधिर बहता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे दाएं फेफड़े, दाएं हृदय के या फिर कहेंगे हृदय के दाएं नीले से जुड़ी होती है। अब दाएं नीले में कैसा रुधिर रहता है, तो हम कहेंगे अशुद्ध रुधिर रहता है। जब दाएं नीले में अशुद्ध रुधिर रहता है तो अशुद्ध रुधिर से कनेक्ट होती है तो अशुद्ध रुधिर बहेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर क्या, शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन फिर यहाँ पर भी अपवाद है। यहाँ पर भी क्या अपवाद है, अपवाद क्या है कि कौन सा ऐसा सिरा है या फिर कौन सी ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। तो यहाँ लिखेंगे फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। हाँ, दोनों बात एक ही है। फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा में हमेशा, फुफ्फुस सिरा में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है। फुफ्फुस सिरा में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। देखो यही पॉइंट है, आपको यही पूछा जाएगा आपसे, क्या कि किस सिरा में हमेशा शुद्ध रुधिर बहेगा, तो आप बताओगे फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा में क्यों शुद्ध रुधिर बहता है, तो कारण बता देते हैं, ठीक है। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है, फिर भी बता दे रहे हैं कारण क्या है। क्यों, क्योंकि जो फुफ्फुस सिरा होती है हमारे हार्ट से, सॉरी, ये हमारे फेफड़ों से कहाँ कनेक्ट होती हैं, हार्ट तक कनेक्ट होती है। मतलब फेफड़े से रक्त को हृदय में लाती हैं, फेफड़े से रक्त को हार्ट तक लाती है, हृदय तक लाती है। अब जरा बताओ, जो रक्त फेफड़े में रहेगा वो शुद्ध रहेगा, तो शुद्ध वाला रक्त जब हृदय में लाया जाएगा तो वहां पर शुद्ध रक्त बहेगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए फुफ्फुस सिरा में हमेशा कैसा, शुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन बाकी की जितनी भी वेन्स होंगी, जितनी भी सिराएं होंगी, सब में अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध रुधिर का मतलब क्या समझते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर। ऐसा रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो उसी को अशुद्ध रुधिर कहा जाता है। और शुद्ध रुधिर का मतलब जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक घुली हो उसी को शुद्ध रुधिर कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर दोनों में अलग अलग हो सकता है। क्या, कलर में अंतर। जब शुद्ध रुधिर में हम कहेंगे कि ऑक्सीजन घुली रहेगी तो इसका जो मतलब कलर है ये थोड़ा सा हल्का कम गाढ़ा रहेगा, कम लाल रहेगा। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहेगी तो बहुत ज्यादा गाढ़ा दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा। इसका मतलब क्या कि रुधिर का जो रंग है वो हमेशा लाल ही होता है, रुधिर का जो रंग होता है वो हमेशा लाल ही होता है। देखो अब धमनी का कलर कैसा होता है, आपसे ये भी पूछ सकता है क्रॉस क्वेश्चन में। धमनी का जो रंग होता है, धमनी का जो रंग होता है वो लाल होता है, ठीक है। धमनी का जो रंग होता है भैया वो लाल ही होता है। लेकिन सिरा में थोड़ा सा रंग इसमें चेंजेस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो आप ऐसे हाथ उठाओगे देखोगे तो आपकी सिराएं कुछ नीली दिखाई पड़ेगी या फिर हरी दिखाई पड़ेगी। क्या, नीली दिखाई पड़ेगी या फिर हरी दिखाई पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिराओं में जाने के बाद जो ब्लड का कलर हो जाता है वो नीला हो जाता है या हरा हो जाता है, ऐसा कभी नहीं है, ये गलत बात है। गलत बात ये है कि मतलब हमारे सिराओं में कभी भी मतलब नीला या फिर नीला या फिर हरा खून नहीं बहता। ये हम कहेंगे कि हमारी जो वेन्स होती हैं चमड़ी के जस्ट ऊपर ही उपस्थित होती हैं। हमारी जो वेन्स होती हैं वो चमड़ी के जस्ट ऊपर उपस्थित होती हैं। मतलब हम कहेंगे कि एक अगर चमड़ी को अपनी हटा दें, स्किन को हटा दें, तो जो आपको देखने को मिलेंगी वो हमारी वेन्स मिलेंगी, सिराएं मिलेंगी। तो ऐसे में कि उन सिराओं के अंदर लाल रुधिर बह रहा, उसके बाद उनके ऊपर क्या है, उनके ऊपर एपिथेलियम की लगी हुई एक एपिडर्मिस की चमड़ी लगी हुई, स्किन लगी हुई। अब उस स्किन के अंदर से जब आप देखते हो तो हम कहेंगे कि जो कलर वहां से रिफ्लेक्ट होता है वही कलर आपको वो धमनियां दिखती हैं, सॉरी ये सिराएं दिखती हैं। मतलब किसी के शरीर में ऐसी ये धमनियां क्या हरे कलर के दिखते हैं, किसी में नीली कलर के दिखते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हो इनका कलर या तो हरा होता है या फिर नीला होता है, ठीक है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये इनका कलर वास्तव में नीला, नहीं, हम कहेंगे कि इनका जो कलर होता है ये हमारी आंखों के द्वारा जो कलर पड़ता है, रिफ्लेक्ट होकर के जो कलर पड़ता है आंखों पर, उसी कलर की दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इनका कलर वास्तव में नीला या हरा होता है। तो ये बात हो गई। तो अर्टरी और धमनी में इतना सा अंतर, अर्टरी और फिर सिरा में इतना अंतर होता है। अब उसके बाद है कैपिलरी। कैपिलरी में क्या अंतर होगा, यहाँ पर भी एक पॉइंट हम लिख दे रहे हैं। कैपिलरी का मतलब केशिका। केशिका क्या होगी, केशिका क्या होती हैं, इसमें कैसा रुधिर बहेगा, तो हम कहेंगे इसमें ना तो शुद्ध रुधिर बहता है और ना ही अशुद्ध, दोनों मिक्स। इसमें कहेंगे मिक्स रुधिर बहता है, ठीक है। इसमें मिश्रित रुधिर बहता है। कैसा रुधिर बहता है, मिश्रित रुधिर, मिश्रित रुधिर। अब इसका मतलब क्या, इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के रुधिर रहते हैं, ठीक है। अब देखो धमनी जो होती है, धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर हमने बताया, इसका रंग लाल होता है, इसका रंग नीला। इसका भी जो रंग होता है वो भैया लाल ही होता है, ठीक है। इसका जो रंग होता है वो लाल ही होता है।
अच्छा ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी धमनियाँ होती हैं वो शरीर में गहरे भागों में पाई जाती हैं। ये क्या है, ये गहरे भागों में पाई जाती हैं, गहरे भागों में पाई जाती हैं। ये क्या, ये स्किन के जस्ट नीचे, हम कहेंगे कि स्किन या फिर स्किन के नीचे ही पाई जाती हैं, स्किन के तुरंत नीचे पाई जाती हैं, तुरंत नीचे होती हैं। कैपिलरी कहाँ पर होती हैं, तो ये कैपिलरी भी हमारे गहरे भागों में नहीं होती हैं, गहरे भागों मतलब हर जगह ये फिक्स होती हैं, हर जगह ये विस्तृत होती हैं, तो इनका कोई हम रियल स्थान नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो धमनी और फिर सिराओं को जोड़ने का काम करती हैं। लिखेंगे यहाँ पर, ये धमनी तथा सिराओं को जोड़ती हैं, सिराओं को जोड़ती हैं, ठीक है, धमनी तथा सिराओं को जोड़ती हैं। देखो अब यहाँ पर हम एक फिगर बना रहे हैं, फिगर से आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि धमनी, सिरा और फिर ये केशिका क्या होती है। देख लो ध्यान से कि मान लेते हैं कि ये एक हमारी आर्टरी इधर से जा रही है, ठीक है, इधर से एक आर्टरी जा रही है और फिर इधर क्या है, इधर हम मान लेते हैं कि ये वेन है, ठीक है। ये क्या है, ये भैया धमनी है और फिर यहाँ से ये क्या है, ये सिरा है, ठीक है, ये सिरा है और इस सिरा का मतलब मुख इधर की तरफ है। अब यहाँ पर ये ऐसे देखो, हम ऐसे बना रहे हैं आपको कि यहाँ पर कुछ ऐसे इस तरह की संरचना आपको दिख जाएगी। देखो ऐसी संरचना है, ऐसे हम संरचना देखो यहाँ पर धमनी, देख धमनी क्या होती है, धमनियाँ हमारे शरीर में गहरे स्थानों पर होती हैं, लेकिन पूरे बॉडी भर में 28 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर धमनियाँ हमारे शरीर में ऊपरी भागों में स्थित है। मतलब क्या, 28 स्थान, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 28 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर धमनियाँ जो होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं वो धमनियाँ ऊपर ही स्थित है, क्या ऊपर स्थित है। जैसे हमारी ये हाथ की नाड़ी की धमनी हो गई, क्या हो गई, नाड़ी की जो धमनी है उसको जब आप देखेंगे तो टच करेंगे, और इसी तरह से पैरों में भी है, पैरों में जो मोटी मोटी दिखेगी वो धमनियाँ होती हैं। तो 28 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर धमनियाँ हमारे शरीर में ऊपर ही स्थित होती हैं। तो हमने मान लिया धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर बहेगा, धमनी में कैसा रुधिर बहेगा, शुद्ध रुधिर बहेगा। अब ये शुद्ध रुधिर कहाँ से लाया जा रहा है, डायरेक्ट हम कहेंगे डायरेक्ट कहाँ से लाया जा रहा है, तो हृदय से लाया, हृदय ने माप किया, यहाँ से ये इसमें बह रहा है। उसके बाद ये देख रहे हैं एक जंक्शन बन रहा है, ये जंक्शन हुआ, ये कैपिलरी है, क्या है, ये कैपिलरी है, ठीक है, ये क्या है, ये कैपिलरी है। अब ये कैपिलरी क्या है कि बहुत सारी कैपिलरियाँ मिल करके एक सिस्टम बनाती हैं जहाँ पर जैसे ऑर्गन्स हमारे होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से आपकी एक ये आर्टरी यहाँ से निकल के आ रही, इधर से आर्टरी निकल के आ रही, डायरेक्ट क्या होगी, डायरेक्ट तो वो जाकर के सिराओं में चेंज नहीं होगी, ये क्या होती है कि डायरेक्ट जाकर के कई प्रकार की ये समूह में कई प्रकार की छोटी छोटी पतली पतली ब्लड वेसल्स में चेंज होकर के उसके बाद फिर सिराओं में चेंज होती है। हम कहेंगे कि यहाँ से जो रुधिर जा रहा है, एक इधर कनेक्ट, एक इधर कट जा रहा है, एक इधर कट जा रहा है, एक इधर कट जा रहा है, एक इधर, मतलब हमारे पूरे ऑर्गन को बहुत अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मिल जाती है। उसके बाद पुनः यही ब्लड जो है ये बह करके वापस किस में आ जाता है, वेन में आ जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज हो जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज हो जाता है। बाकी अब यहाँ पर जो रुधिर जा रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर जा रहा है, यहाँ से जो रुधिर जा रहा है ये ऑक्सीजन वाला रुधिर जा रहा है। क्या समझे कि धमनी में जो रुधिर जा रहा है वो ऑक्सीजन वाला, फिर कैपिलरी में देख रहे हैं तो कैपिलरी के हम कहेंगे कुछ पार्ट में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन वाला रुधिर, इसीलिए हमने कहा कि इसमें मिश्रित रुधिर बहता है। तो कैपिलरी क्या होती है, बहुत ही पतली पतली, मतलब हमारी वेन्स से भी पतली होती है और धमनी से तो पतली होंगी ही, ठीक है। तो कैपिलरी जो होती हैं हमारे ऑर्गन्स में बहुत अच्छे ढंग से विस्तृत होती हैं। आप एक चमड़ी को हटाइए, देखेंगे अगर ध्यान से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी देखें बहुत ही पतली पतली सिराएं दिखेंगी, वही क्या होती है, कैपिलरी होती है, जो हमारे बॉडी को या फिर ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचाती है, ठीक है। तो इस तरह से इनका बंटवारा होता है। यहाँ से रुधिर गया तो ऑक्सीजन वाला, यहाँ पर ऑक्सीजन का इंटरचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, अब यही कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है पुनः घूम करके हार्ट में चला जाएगा, पुनः घूम करके कहाँ, हृदय के
दाएं भाग में चला जा रहा है। ये तो हृदय के सॉरी दाएं नहीं बाएं भाग, हाँ दाएं भाग में, ये हृदय के बाएं भाग से आ रहा है। देखो धमनी में जो हमेशा ब्लड बहता है वो हृदय के किस भाग से बहता है, तो हम कहेंगे हृदय के लेफ्ट वाले पार्ट से बहता है। लेकिन जो सिराओं के द्वारा रुधिर ले जाया जाता है वो किस भाग में ले जाता है, तो राइट वाले पार्ट में। तो यहाँ से ब्लड राइट वाले पार्ट में चला जाता है हृदय के, और यहाँ से ये जो ब्लड आ रहा है वो हम कहेंगे लेफ्ट वाले पार्ट से आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ से आपको धमनी, कैपिलरी और सिरा में अंतर समझ में आ गया। अब जो डॉक्टर लोग सुई लगाते हैं वो हमारी वेन्स में अधिकतर लगाते हैं। कहाँ पर, वेन्स में, सिराओं में। डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ढूंढते हैं कि सिराएं कहाँ पर हैं, सिराएं कहाँ पर है, कौन सी सिरा में लगाया जाए ताकि जो है कि ब्लड हमारा पूरे शरीर में फैल जाए। अगर आपको ये विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन चलता है तो बिल्कुल चलता है। आप अपनी उंगली काट कर देखिए, ब्लड निकलने लगा तो तुरंत समझ जाएगा कि हाँ वहाँ से जो है ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। अगर नहीं होता तो ब्लड बहता नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। यही इतना अंतर है हमारी धमनी और सिराओं में। उसके बाद अब और 2-4 पॉइंट है वो भी देख लीजिए, बस बात खत्म करते हैं हम आज। देखिए अब यहाँ से लिखेंगे पॉइंट, की पॉइंट लिख लीजिए, की पॉइंट है या फिर जो भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, रक्त परिसंचरण की खोज, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो हमने बताया विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे जी ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे जी ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे जी ने। किसने खोज की थी, रक्त परिसंचरण। ये किसकी खोज है, रक्त परिसंचरण। यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे रक्त परिसंचरण की खोज, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे जी ने। इन्होंने बताया था कि जो हमारे बॉडी में जो ब्लड हृदय के द्वारा पंप किया जाता है, वो पंप किया गया रुधिर जो है वो धमनियों में बहता है। ठीक है, क्या समझे कि हृदय द्वारा जो रक्त पंप किया जाता है वो कहाँ पर बहता है, धमनियों में बहता है। उसके बाद हृदय में जो रुधिर आता है वो सिराओं के माध्यम से आता है। मतलब हृदय से जब रुधिर जाता है तो धमनियों के माध्यम से जाता है, और वापस जब आता है तो सिराओं के माध्यम से आता है। इन्होंने ये बताया, विलियम हार्वे जी ने ये बताया कि जो रुधिर जाता है, क्या बताया, रुधिर जाता है तो किसके माध्यम से, इन्होंने बताया कि धमनियों में जाता है, धमनियों के माध्यम से अंगों तक जाता है, धमनियों के माध्यम से अंगों तक जाता है। इन्होंने तो ये बताया तथा अंगों से सिराओं के माध्यम से वापस आता है, अंगों से सिराओं के माध्यम से वापस आता है। क्या समझे, अंगों से सिरा, मतलब जब हार्ट ने एक बार पंप किया तो धमनी के माध्यम से ब्लड जाएगा, उसके बाद जब अंगों से वापस आना होगा हार्ट के पास तो सिराओं के माध्यम से वापस आएगा। लेकिन इन्होंने ये बात ये नहीं बताई कि धमनी से किस तरह से ये हमारा जो ब्लड है वो सिरा में पहुंचता है। इन्होंने एक बात ये नहीं बताई। मतलब ये मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ क्षण के लिए हार्ट है, ठीक है, कुछ क्षण के लिए, ठीक है, हम हार्ट की संरचना बढ़िया से बनाते हैं, ये इस तरह से, ठीक है, ये हमने बना लिया कि ये क्या है, ये हमारा हार्ट है। अब इन्होंने बताया कि हार्ट के द्वारा जब ये पंप किया जाएगा तो ये क्या है, ये धमनी, और इसके बाद यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा अंग है, ठीक है, ये हमारा अंग है, ये क्या है, ये अंग है। अब ये धमनी के द्वारा तो रुधिर क्या हो गया, रुधिर हमारे अंगों तक आ गया, लेकिन उसके बाद फिर अंगों से जो ये रुधिर वापस जा रहा है, यहाँ से जो रुधिर वापस जा रहा है, इन्होंने बताया कि सिराओं के माध्यम से वापस जा रहा है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि धमनी से सिराओं में ब्लड कैसे पहुँचता है। इस बात की इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है कि धमनी से ये सिराओं में ब्लड हमारा कैसे चेंज होता है, वो उस बात की गारंटी या फिर उस बात की जानकारी विलियम हार्वे जी ने नहीं दी। तो यही बात आपसे पूछी जाएगी कि धमनी से सिराओं में रक्त किस तरह से परिवर्तित होता, किस तरह से जाता, इस बात की जानकारी किसने दी थी। तो इस बात की जो जानकारी दी थी वो मैलपीडी मार्सेलो ने दी थी। किसने दी थी, मैलपीडी मार्सेलो ने क्या किया था, तो बात ये है भैया, मैलपीडी मार्सेलो ने बताया था कि धमनी से रुधिर किस तरह से सिराओं में बहता है, सिराओं में बहता है, ठीक है।
धमनी से रुधिर किस तरह से सिराओं में बहता है, इस बात की जानकारी मैनपीरी मर्सेलो ने दी थी। तो यहाँ पर इस तरह से ये इसकी केशिकाओं के माध्यम से इंटरचेंज होता है, ये बात आपने देखी, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अच्छा ठीक है, एक बात हम यहाँ पर भूल रहे हैं, वो अंतर क्या है, अंतर ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्या पूछा जाता है कि धमनी में कपाट होते हैं या नहीं होते हैं, सिरा में कपाट होते हैं या नहीं होते हैं। फिर उसके बाद फिर हम कहेंगे कि जो हमारी कैपिलरीज होती हैं उनमें वॉल्व्स लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं। जैसे हमारा हार्ट होता है, हार्ट में वॉल्व तो हो गए, कपाट तो होते हैं, इस तरह से धमनी में, ठीक है, धमनी में वॉल्व नहीं लगे होते हैं, वॉल्व या कपाट नहीं होते हैं, धमनी में वॉल्व कपाट नहीं होते हैं, कपाट नहीं होते हैं। एक बात आप ये नोट कर लीजिए, धमनी में कभी कपाट नहीं होगा, लेकिन सिरा में वॉल्व होते हैं, वॉल्व या फिर कपाट, कपाट का मतलब दरवाजा, सिरा में दरवाजा या कपाट होते हैं, ठीक है, होते हैं। उसके बाद अगला, केशिकाओं में भी वॉल्व नहीं पाए जाते हैं। क्या, केशिकाओं में भी वॉल्व या फिर कपाट नहीं पाए जाते हैं। क्या समझे बात, ये देखो भैया कि जो हमारी धमनी होती है, एक पॉइंट है, धमनी में वॉल्व नहीं होते हैं, कपाट नहीं लगा होता है। फिर इस तरह से जो हमारी सिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं, उसमें कपाट होते हैं। कैसे, जैसे हम मान लेते हैं कि एक फिगर यहाँ से देखो ऐसे बना रहे हैं, उसके बाद इनकी सिराओं में ऐसे कपाट लगे होते हैं, सिराओं के बीच में ऐसे क्या लगे होते हैं, तो हम कहेंगे बीच में इस तरह से कपाट लगे होते हैं। कपाट क्यों लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक बात की ये जानकारी देते हैं कि हमेशा सिराओं में एक ही दिशा में रक्त बहता है, सिराओं में एक ही दिशा में रक्त बहता है, और वो भी कहाँ से, तो मान लेते हैं कि ये अंग है और यहाँ ये हृदय है, ठीक है। हमेशा क्या, अंगों से हृदय की तरफ ही रक्त बहता है। कैसा, अंगों से हृदय की तरफ रक्त बहता है, अंगों से हृदय की तरफ रक्त बहता है। किस तरह से, हम कहेंगे इनका जो ऐसी स्थिति होती है, ऐसे कुछ होती है, ठीक है। देखो हम फिर से बना रहे हैं, ये इस तरह से, ये उल्टी बन गई है, इस तरह से कपाट होते हैं। ये क्या है, ये कपाट है या फिर वाल्व है। हम कहेंगे कि हमेशा सिराओं में अंगों से हृदय की तरफ रक्त बहता है, लेकिन हृदय की तरफ से, या फिर हम कहेंगे कि दोबारा विपरीत दिशा में रक्त कभी नहीं फ्लो करता है। सिराओं में विपरीत दिशा में रक्त कभी नहीं फ्लो करता। अगर सिराओं में विपरीत दिशा में रक्त फ्लो कर जाए तो हमारी बॉडी को मतलब गलत इंप्रेशन पड़ सकता है, या फिर कहेंगे कि बॉडी की मतलब ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम उल्टा हो सकता है। तो ऐसे में इनके सिराओं में क्या होता है, सिराओं की दीवारों पर कपाट लगे होते हैं, जो कि हमारे क्या करते हैं, ब्लड को डायरेक्शन देते हैं, किस तरफ से किस तरफ, अंगों से हृदय की तरफ। लेकिन धमनियों में कुछ भी ऐसा नहीं होता, धमनियों में ऐसा नहीं होता। उनकी वॉल्व, उनकी सिराएं क्या होती हैं, एकदम खुली होती हैं। क्यों, इसीलिए उनके मतलब उनसे होकर के जो ब्लड बहता है वो बहुत तेजी से फ्लो करता है, जबकि सिराओं में बहुत धीरे धीरे जाता रहता है, ठीक है। तो ये बात आपने देख ली, कैपिलरी में भी कोई वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो ये बात आप स्पष्ट कर लीजिए, धमनी में जो रक्त बहता है वो हृदय से अंगों की तरफ बहता है, बाकी जो सिरा में रक्त बहता है वो अंगों से हृदय की तरफ बहता है। ये सब बातें आप याद कर लीजिए। जो उसके बाद फिर हम कहेंगे कैपिलरी में जो रक्त बहता है वो हम कहेंगे कि दोनों का जंक्शन होती है और धमनी से सिराओं की तरफ ले जाती है, ठीक है। सिराओं से धमनी की तरफ या धमनी से सिरा की तरफ, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, कुछ बीमारियां हैं, बीमारियों के नाम लीजिए। हाँ, पेस मेकर क्या होता है, पेस मेकर लिखिए। पेस मेकर क्या होता है, एक पॉइंट ये भी पूछा जाता है कि पेस मेकर किस सर्जरी से संबंधित है, पेस मेकर किस सर्जरी से। तो हम कहेंगे कि ये एक प्रकार की सर्जरी होती है जो हमारे हार्ट की सर्जरी होती है। किसकी सर्जरी होती है, यह एक हार्ट सर्जरी है, हार्ट सर्जरी है। कैसी सर्जरी है, हार्ट या फिर हृदय की सर्जरी है, हृदय की सर्जरी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई ऐसा मरीज मिला होगा जिसकी जो बीपी होती है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा अचानक एक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती होगी, फिर बहुत ज़्यादा लो हो जाती होगी, मतलब अक्सर उसके साथ ऐसा होता रहा होगा। तो ऐसे में वो क्या करता है, वो अपने हार्ट की सर्जरी करवा लेता है, और हार्ट की सर्जरी में क्या करवाता है, वो पेस मेकर लगवा लेता है, पेस मेकर। तो पेस मेकर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि पेस मेकर का अर्थ होता है, पेस मेकर एक प्रकार की मशीन है। कैसी मशीन, एक प्रकार की मशीन है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक मतलब कहेंगे लाइफ टाइम, मतलब ऐसी बैटरी लगी होती है जिसका चार्ज बहुत जल्दी से खत्म ही नहीं होता, बहुत मतलब ज़्यादा उसकी लाइफ होती है।
तो एक प्रकार की मशीन है जो 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 हृदय के बीपी को या फिर गति को नियंत्रित करती है। ठीक है, हृदय के पंपिंग रेट को नियंत्रित करती है, ऐसे लिखेंगे बीपी को नियंत्रित करती है, बीपी को नियंत्रित करती है। ठीक है, नियंत्रित करती है। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर का मतलब पंप से है, पंप का मतलब क्या है, हम कहेंगे हार्ट बीट। क्या है, ठीक है, हार्ट बीट को नियंत्रित करती है। ठीक है, आप क्या समझे, हार्ट बीट, और हार्ट बीट को ही पल्स रेट भी कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे, हार्ट बीट को ही पल्स रेट भी कहा जाता है। नब्ज या फिर नाड़ी की गति क्या है, नाड़ी की दर क्या है, नाड़ी दर उसको कहा जाता है, हार्ट बीट को कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, पेस मेकर एक प्रकार की मशीन होती है जो हमारे बीपी को या फिर कहेंगे हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए हमारे हार्ट की सर्जरी में लगाई जाती है। लेकिन बात यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि क्या पेस मेकर को हमारे हृदय के अंदर लगाया जाता है या फिर हृदय के बाहर लगाया जाता है। तो पेस मेकर जो मशीन होती है हमारे हार्ट के अंदर नहीं लगाई जाती, हार्ट के बाहर लगाई जाती है। इसकी संरचना हम आपको दिखा रहे हैं। जो ये पेस मेकर होती है हमारी कुछ इस तरह से मशीन होती है, ये इसमें सारा का सिस्टम इसमें फिक्स होता है। और उसके बाद यहाँ से एक दो वायर ऐसे निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं, दो वायर ऐसे निकले होते हैं, और यही वायर जो होते हैं ये हमारे हार्ट के अंदर ला करके फिक्स कर दिए जाते हैं, हमारे हार्ट के अंदर ला करके फिक्स कर दिए जाते हैं। वो भी कहाँ पर, तो एक वायर ले जा करके यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है, हम कहेंगे राइट वाले वेंट्रिकल में, और एक वाल्व यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है राइट वाले एट्रियम में या फिर राइट वाले अलिंद में। इस तरह से फिक्स कर दिए जाते हैं। और ये क्या कर देती है, ये जो पेस मेकर है ये इलेक्ट्रिक या फिर एसी करंट को जनरेट करती है। कैसी, एसी करंट जनरेट करती है, ऐसे समझ लेते हैं एसी करंट। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हार्ट बीट कैसे जनरेट होती है, तो आप क्या बताओगे, हार्ट बीट जो होती है वो एसी करंट से ही जनरेट होती है। अब ये एसी करंट क्या होती है, एसी करंट को जनरेट कौन करता है, तो हमने बताया था कि SA नोड जनरेट करती है। SA नोड क्या होता है, तो हिंदी में कहेंगे साइनोट्रायल नोड। क्या, साइनोट्रायल नोड। साइनोट्रायल नोड क्या है, साइनोट्रायल नोड ही एसी करंट को जनरेट करती है। एसी करंट क्या, अब आपने समझा है कि जिसकी जो मतलब दर है वो लगातार परिवर्तित होती रहती है, उसी को एसी करंट कहा जाता है। अब ये साइनोट्रायल क्या होती है, साइनोट्रायल जो होती है हम कहेंगे एक मसल्स का समूह है। क्या, मांसपेशियों का समूह है, मांसपेशियों का समूह जो कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर स्थित होता है और यहाँ पर स्थित होता है। यही हमारे साइनोट्रायल नोड ही क्या करते हैं, साइनोट्रायल नोड ही एसी करंट को जनरेट करते हैं, जिसके माध्यम से हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंपिंग करता रहता है, ब्लड को पंपिंग करता है। लेकिन यही किसी कारणवश जब ये साइनोट्रायल नोड खराब हो जाते हैं, कम गति करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो ये हमारी हार्ट बीट जो होती है घटने और बढ़ने लगती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए पेसमेकर लगाई जाती है, डिवाइस लगाई जाती है। ये डिवाइस क्या होती है, ये हमारे हार्ट बीट को ना तो बढ़ने देती है और ना ही घटने देती है, एक नॉर्मल बनाए रखती है। ठीक है, नॉर्मल बनाए रहती है। और आपको पता है कि एक वयस्क व्यक्ति या फिर नॉर्मल व्यक्ति का हार्ट बीट कितनी होती है, तो 72 बार प्रति मिनट होती है। तो इस तरह से बनाए रखती है। तो ये क्या हुआ कि पेसमेकर एक हार्ट सर्जरी है जो कि एक मशीन है, हमारे हार्ट को या फिर हार्ट को हार्ट बीट करने में नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये बातें हैं। हार्ट सर्जरी समझ में आ गई, पेसमेकर समझ में आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट ये है बाईपास सर्जरी। पूछा जाता है कभी, बाईपास सर्जरी क्या है, बाईपास सर्जरी क्या होती है, आपको ये बताना है। बाईपास सर्जरी, हाँ देखेंगे बाईपास सर्जरी क्या होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मतलब मदिरा का सेवन कर लेते हैं, नशीली पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली या फिर फैटी चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं, तो हमारी जो नसें होती हैं, नसें का मतलब ये नहीं हम कहेंगे कि हमारी जो अर्टरियाँ होती हैं, धमनियाँ क्या होती हैं, धमनियाँ, ये मान लेते हैं क्या, ये हमारी धमनी है। और धमनी में क्या होता है, हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। क्या कि हार्ट से लेकर के अंगों तक रुधिर ले जाया जाता है। क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड मतलब कहेंगे ऑयली फूड या फिर तेल वाला, फैट वाला या फिर नशा का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर ऐसा हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मदिरा का सेवन कर लेते हैं, तो वहाँ से हमारे शरीर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है। और वही कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि ये हम कहेंगे धमनियों की सिराओं में आकर के, ये धमनियों की दीवारों पर आकर के जम जाता है। क्या होता है, धमनियों की दीवारों पर आकर के, धमनियों की दीवारों पर आकर जम जाता है। और ये जमने का मतलब क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल है। जमने का मतलब क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हम कहेंगे फैट ही होता है। ठीक है,
ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। तो जरा देखो कि जब ये कोलेस्ट्रॉल जम गया तो इसका मतलब धमनी की ये जो धमनी के अंदर से जो ब्लड बह रहा है उसको ब्लड बहने के लिए हम कहेंगे कि कम जगह मिल पा रही है, ऑक्सीजन का कम ट्रांसफॉर्मेशन हो पा रहा है। जब ऑक्सीजन का कम ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हम कहेंगे कि आपकी बॉडी कभी स्वस्थ ही नहीं रह सकती। यहाँ पर धमनियों से जब रक्त बहेगा तो आपको पीड़ा भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि बाईपास सर्जरी में जो डॉक्टर लोग करते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आते हैं और आपकी इस कोलेस्ट्रॉल को हटा देते हैं। यहाँ से क्या कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल को, जो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है इसी को यहाँ से हटा देते हैं और इसी को कहा जाता है बाईपास सर्जरी। ठीक है, इस कोलेस्ट्रॉल को यहाँ से हटा देते हैं और जो धमनियाँ अगर खराब हो जाती है तो वहाँ पर प्लेटिनम के छल्ले लगा देते हैं। किसके? प्लेटिनम के छल्ले लगा देते हैं, प्लेटिनम के छल्ले। कभी कभी होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को हटाते हैं तो धमनियाँ मतलब डैमेज भी हो सकती हैं। तो जहाँ पर धमनी डैमेज हो जाती है तो वहाँ पर धमनी को काट देते हैं, उसके बाद वहाँ पर ये छल्ले लगा देते हैं और फिर क्या होता है, हम कहेंगे कि ब्लड जो हमारा पूर्व रूप से पहले जैसे पहले बह रहा था वैसे तरह से बहने लगता है। तो इसी सर्जरी को क्या कहा जाता है, बाईपास सर्जरी कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। बाईपास सर्जरी क्या है? बाईपास सर्जरी जो है हमारी आर्टरी धमनियों से संबंधित है, जो कि धमनियों में जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जम जाता है तो उसी को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब एक बात और है, फोसा ओवैलिस, एक और रचना है, दिल में छेद। दिल में छेद, दिल में छेद क्या होता है, अब हम ध्यान से देखेंगे। दिल में छेद जो होता है इसको हम एक नाम और देते हैं, फोसा ओवैलिस। फोसा ओवैलिस, फोसा ओवैलिस। फोसा ओवैलिस वास्तव में हमारे हार्ट में उपस्थित एक छेद ही होता है। क्या हम आपको दिखा रहे हैं हार्ट में कैसा होता है? ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हमारा हार्ट है। अब हार्ट में ये सेप्टम हो गई, फिर ये दीवारें जो हमारे हार्ट को 4 चैम्बरों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये सेप्टम वाला पार्ट है, यहाँ पर ऐसा देखेंगे कि ये पहले से ही एक होल बना रहता है। वास्तव में होता क्या है कि जब एक बच्चा होता है, बच्चे के शरीर में जैसे ही हार्ट बनना शुरू होता है तो पहले क्या बनता है, हार्ट का पहला कौन सा पार्ट बनता है? तो बच्चे के शरीर में जो हार्ट का पार्ट बनता है पहले अलिंद बनता है, और अलिंद में जब ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब शुरू होता है तो ये नीले पूरी तरीके से बन नहीं पाते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर एक छेद होता है और उन छेदों के माध्यम से ब्लड जो होता है आता जाता रहता है, ताकि इस हृदय का पूर्ण रूप से विकास हो सके। होता क्या है कि जब ये नीले भी बन जाते हैं तो ये बाद में ये छेद जो होता है ये मांस के, या फिर हम कहेंगे कि कार्टिलेज तो होती नहीं, यहाँ पर दोबारा मांस आकर के जम जाती है और वही मांस जो होती है पूर्ण रूप से जम करके इस छेद को या इस होल को बंद कर देती है। लेकिन इस होल को, यहाँ पर इस गड्ढे को कहा जाता है फोसा ओवैलिस। इस गड्ढे को ही यहाँ पर फोसा ओवैलिस कहा जाता है। फोसा ओवैलिस कहाँ पर होता है? तो हम कहेंगे कि दाएं तथा बाएं अलिंद की दीवार पर होती है, सेप्टम पर होती है। ठीक है, तो ये फोसा ओवैलिस होता क्या है कि कभी कभी किसी बच्चे में या फिर किसी व्यक्ति में ऐसा होता है कि ये छेद पूर्ण रूप से मूंद नहीं पाता, पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पाता है, तो हम कहेंगे कि उसके हृदय में, मतलब उसके हृदय में दिल में छेद होने वाली बीमारी हो गई। कैसी बीमारी? दिल में छेद होने वाली बीमारी। कारण क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई कारण कि ये फोसा ओवैलिस जो है वो पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पाती है और उसी को बीमारी को कह देते हैं फोसा ओवैलिस बीमारी। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो अशुद्ध रुधिर आया उसका ट्रांसफॉर्मेशन इधर ना होकर के इधर हो गया, फिर यहाँ से जो शुद्ध रुधिर आया उसका ट्रांसफॉर्मेशन इधर ना होकर के इधर हो गया, मतलब इसी में इंटरचेंज होता रहता है और उसका जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका रहता है। तो ऐसे में उसकी मतलब जो सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे वो गड़बड़ ही जाए, फिर उसकी तो भगवान जाने, है ना, क्या हो सकता है उसके साथ। तो ये बीमारी होती है कैसे? फोसा ओवैलिस की। फोसा ओवैलिस समझ गए, दिल में छेद होने बीमारी। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? तो इसको ओपन हार्ट सर्जरी द्वारा ठीक किया जाता है। कैसे? ओपन हार्ट सर्जरी द्वारा, ओपन हार्ट सर्जरी द्वारा, ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा इसे ठीक किया जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। अब ओपन हार्ट सर्जरी क्या होती है कि हमारे हार्ट को चीर देंगे, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हार्ट को फाड़ देंगे, चीर देते हैं, उसके बाद इस सेप्टम को देखते हैं और जहाँ पर छेद होता है वहाँ पर क्या, फिर वही प्लेटिनम या फिर अदर कुछ प्लास्टिक के कुछ ऐसे पार्ट्स ऐसे रख देते हैं या फिर एक्स्ट्रा मांस काट करके यहाँ पर ला करके रख देते हैं, एक्स्ट्रा मसल्स काट करके रख देते हैं और ये छेद जो होता है ये बंद हो जाता है और हमारा हृदय क्या होता है, काम करने लगता है। ठीक है, हमारा हृदय काम करने लगता है। तो इसी को ओपन हार्ट
सर्जरी भी कहा जाता है, और दिल में छेद होने वाली बीमारी तो आपने समझ लिया, ठीक है। दिल में छेद होने वाली बीमारी कहाँ पर होती है, तो हम कहेंगे ये दाएं तथा बाएं अलिंदों को जोड़ने वाले सेप्टम नाम की मसल्स पर होती है। उसके बाद ओपन हार्ट सर्जरी, इसे ठीक करने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता होती है। डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन के माध्यम से हमारे हार्ट को चीर करके सेप्टम वाले पार्ट में जहाँ पर फोसा ओवैलिस था उसको बंद कर देते हैं, और इसी सर्जरी को क्या कहा जाता है, फोसा ओवैलिस सर्जरी, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझ में, सॉरी ओपन हार्ट सर्जरी इसी को कहा जाता है, या फिर फोसा ओवैलिस सर्जरी, जो भी कह सकते हैं। तो इतनी से पॉइंट थे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा और पॉइंट, 2 पॉइंट और बचे हैं। एक कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, या फिर हार्ट अटैक क्या होता है, ये बात हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखेंगे, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात तो किसी एक नॉर्मल व्यक्ति में 3 बार हार्ट अटैक आ सकते हैं। कितने, 3 बार हार्ट अटैक आ सकते हैं, 3 बार हार्ट अटैक आ सकता है, और चौथी बार में कोई गारंटी नहीं है कि वो बचे या ना बचे, ठीक है। 3 बार हार्ट अटैक हो सकता है उसे, ठीक है। क्या समझे कि हार्ट अटैक एक नॉर्मल व्यक्ति में या फिर एक किसी भी व्यक्ति में 3 बार हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है, चौथी बार की उसमें कोई संभावना नहीं होती। अब क्या होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो होता है ये हमारी धमनियों में क्या होती है, धमनियों में या फिर धमनियां ब्लॉक हो जाती है। क्या होती है, इसमें धमनियां ब्लॉक होती हैं, धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लॉक, या फिर ऐसे लिखेंगे, हाँ, धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं। अब जरा देखो कि अगर धमनी ही ब्लॉक हो गई तो हमारे मतलब अदर अंगों में ब्लड नहीं जाएगा, और जब ब्लड नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, तो जब ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बनेगी, और जब एनर्जी नहीं बनेगी तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा, पैरालाइसिस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, पर मतलब मसल्स एक तरह से मतलब वो कुछ भी कार्य नहीं करने के लायक रह जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि धमनियां ब्लॉक होती हैं। धमनियां का मतलब क्या, अब ये ब्लॉक कैसे होंगे, तो वही कोलेस्ट्रॉल जमने की बात हो सकती है, या फिर और कोई कारण हो सकता है कि अगर एक हार्ट ने पंप कर दिया तो ये हमारी धमनी फट भी सकती है। धमनी क्या हो सकती है, फट भी सकती है। उसी को क्या कहा जाता है कि हार्ट अटैक आना, ठीक है, हार्ट अटैक आ जाना। हार्ट अटैक का कारण भी हो सकता है कि अगर आप सिंपल सी बात बहुत ज़्यादा मतलब तनाव में है, या फिर ऐसा कुछ नॉर्मल से ही कारण से होते हैं, तो इसमें क्या होता है, धमनी ब्लॉक होती है। एक व्यक्ति में 3 बार हार्ट अटैक आ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगला कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हाँ, इसको हमें देखना है। कार्डियक अरेस्ट, इसमें एक बार आता है और व्यक्ति डेड हो जाता है। एक बार ही आता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक बार ही आता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या समझे, एक बार कार्डियक अरेस्ट होगा और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। क्या होगा कि इसमें इस कार्डियक अरेस्ट में हम कहेंगे कि जो हमारे हार्ट में वॉल्व्स लगे हुए हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, वो दोनों ब्लॉक हो जाते हैं। क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पर लिख लेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व तथा बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व तथा बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं। क्या समझे, ट्राइकस्पिड वॉल्व और फिर बाइकस्पिड वॉल्व दोनों ब्लॉक हो जाए, या फिर दोनों में से कोई एक ब्लॉक हो जाए तो भी कार्डियक अरेस्ट होगा। अब जरा देखो कि जब जैसे ही आपका ये वॉल्व बंद हुए तो हार्ट काम करना बंद कर देगा। यहाँ पर तो हार्ट काम कर रहा था लेकिन नसें ही फट गई, धमनियाँ ही फट गई। यहाँ पर तो हार्ट ही काम करना बंद कर दिया। जब हार्ट ही काम करना बंद कर देगा तो कोई आदमी कितनी देर तक जीवित रहेगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व एक बार आता है, उसी में आदमी की डेथ हो जाती है। और किसको आया था, जैसे अभी हाल ही में लगभग ये कोई 10-15 दिन हुआ होगा मुश्किल से, एक कोरियोग्राफर है सरोज खान नाम की, तो उन्हें ये कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी डेथ हो गई। और बाकी श्रीदेवी को तो आया था, ये बात आपको पता ही होगा, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट शायद एक ही बार आता है, उसी में व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और हार्ट अटैक तो व्यक्ति को मैक्सिमम 3 चांसेस देते हैं जिसमें उसकी जान बच भी सकती है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट थे हमारे हार्ट से संबंधित या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित। अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा आपको बताने के लिए जो हम आपको एक्स्ट्रा बता दें, ठीक है।
तो आज हमारा ये सर्कुलेटर सिस्टम पचन तंत्र समाप्त हुआ। अगले दिन जो भी चैप्टर स्टार्ट होंगे वो आप ध्यान से समझेंगे। बाकी अगर वीडियो आपको कैसा लगा, नहीं समझ में आए, फिर भी आप डिसलाइक कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी आपको समझ में आए करिए। लेकिन अगर नहीं समझ में तो कमेंट जरूर हमें बता दीजिए कि आप में ये कमी है, ठीक है। हमें भी थोड़ा सा तसल्ली मिलेगी, हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.